सुभाष चंद्र बोस देश के उन महानायकों में से एक है और हमेशा रहेंगे जिन्होंने आजादी की लड़ाई के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। सुभाष चंद्र बोस के संघर्षों और देश सेवा के जज्बे के कारण ही महात्मा गांधी ने उन्हें देशभक्तों का देशभक्त कहा था। महानायक सुभाष चंद्र बोस को आजादी का सिपाही के रूप में देखा जाता है। साथ ही उनके जीवन के वीरता के किस्से को भी साथ याद किया जाता है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 फरवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। बोस एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। उन्होंने 1918 में फर्स्ट डिवीजन स्कोर के साथ दर्शन शास्त्र में बीए पूरा किया। बोस 1920 और 1930 के दशक के अंत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के युवा कट्टरपंथी विंग के नेता बन गए। भगवत गीता सुभाष चंद्र बोस के लिए प्रेरणा का एक बहुत बड़ा स्रोत था। सुभाष चंद्र बोस के पिता चाहते थे कि सुभाष आईसीएस यानी इंडियन सिविल सर्विस बने। उन्होंने अपने पिता की आईसीएस बनने की इच्छा पूरी भी की। 1920 की आईसीएस परीक्षा में उन्होंने चौथा स्थान पाया, मगर सुभाष का मन अंग्रेजों के अधीन काम करने का नहीं था। 22 अप्रैल 1921 को उन्होंने इस पद से त्यागपत्र दे दिया। आजाद हिंद फौज का गठन पहली बार मोहन सिंह द्वारा 29 अक्टूबर 1915 को अफगानिस्तान में हुआ था। मूल रूप से उस वक्त यह आजाद हिंद सरकार की सेना थी, जिसका लक्ष्य अंग्रेजों से लड़कर भारत को स्वतंत्र दिलाना था। जब दक्षिणी पूर्वी एशिया में जापान के सहयोग द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने करीब 40,000 भारतीय स्त्री पुरुषों को प्रशिक्षित सेना का गठन शुरू किया और उसे भी आजाद हिंद फौज नाम दिया, तो उन्हें आजाद हिंद फौज का सर्वोच्च कमांडर नियुक्त करके उनके हाथों में इसकी कमान सौंप दी गई। तो आइए जानते हैं इस वीर महानायक के द्वारा बनाई गई आजाद हिंद फौज की पूरी कहानी। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान सन 1943 में जापान की सहायता से टोक्यो में रास बिहारी बोस ने भारत को अंग्रेजों के कब्जे से स्वतंत्र कराने के लिए आजाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी INA नामक सशस्त्र सेना का संगठन किया। इस सेना के गठन में कैप्टन मोहन सिंह, रास बिहारी बोस एवं निरंजन सिंह गिल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम मोहन सिंह के मन में आया था। इसी बीच विदेशों में रह रहे भारतीय के लिए इंडियंस इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई, जिसका प्रथम सम्मेलन सन जून 1942 ईस्वी को बैंकॉक में हुआ। आरंभ में इस फौज में जापान द्वारा भारतीय सैनिकों को युद्धबंदी बना लिया गया था। बाद में इसमें बर्मा और मलाया में स्थित भारतीय स्वयंसेवक भी भर्ती हो गए। आरंभ में इस सेना में लगभग 16,300 सैनिक थे। जापान ने 60,000 युद्ध बंदियों को आजाद हिंद फौज में शामिल होने के लिए छोड़ दिया, पर इसके बाद ही जापानी सरकार और मोहन सिंह के अधीन भारतीय सैनिकों के बीच आजाद हिंद फौज की भूमिका के संबंध में विवाद उत्पन्न हो जाने के कारण मोहन सिंह एवं निरंजन सिंह गिल को गिरफ्तार कर लिया गया। आजाद हिंद फौज का दूसरा चरण तब प्रारंभ होता है जब सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर गए। एक वर्ष बाद सुभाष चंद्र बोस पनडुब्बी द्वारा जर्मनी से जापानी नियंत्रण वाले सिंगापुर पहुंचे और पहुंचते ही जून 1943 में टोक्यो में रेडियो से घोषणा की, अंग्रेज से यह आशा करना बिल्कुल व्यर्थ है कि वे स्वयं अपना साम्राज्य छोड़ देंगे। हमें भारत के भीतर व बाहर से स्वतंत्रता के लिए स्वयं संघर्ष करना होगा। इससे प्रफुल्लित होकर रास बिहारी बोस ने 4 जुलाई 1943 को 46 वर्षीय सुभाष को आजाद हिंद फौज का नेतृत्व सौंप दिया। 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर के रूप में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने सेना को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा दिया और जापानी सेना के साथ मिलकर बर्मा सहित आजाद हिंद फौज रंगून से होते हुई थलमार्ग से भारत की ओर बढ़ती हुई 18 मार्च सन 1940 ईस्वी को कोहिमा और इम्फाल के भारतीय मैदानी क्षेत्रों में पहुंच गए और ब्रिटिश व कॉमनवेल्थ सेना से जमकर मोर्चा लिया।
बोस ने अपने फॉलोअर्स को जय हिंद का अमर नारा दिया और 21 अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार आजाद हिंद सरकार की स्थापना की। उनके इस सरकार को जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली और आयरलैंड ने मान्यता दे दी। नेताजी उन द्वीपों में गए और उनका नया नामकरण किया। अंडमान का नया नाम शहीद द्वीप था। निकोबार का स्वराज्य द्वीप रखा गया। 30 दिसंबर 1943 को इन द्वीपों पर स्वतंत्र भारत की ध्वजा भी फहरा दिया गया। इसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर एवं रंगून में आजाद हिंद फौज का मुख्यालय बनाया। 4 फरवरी 1946 को आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों पर दोबारा भयंकर आक्रमण किया और कोहिमा, पलेल आदि कुछ भारतीय प्रदेशों को अंग्रेज से मुक्त करा लिया। 6 जुलाई 1946 को उन्होंने रंगून रेडियो स्टेशन से महात्मा गांधी के नाम से जारी एक प्रसारण में अपनी स्थिति स्पष्ट की और आजाद हिंद फौज द्वारा लड़ी जा रही इस निर्णायक लड़ाई की जीत के लिए उनकी शुभकामनाएं मांगी। 21 मार्च 1946 को दिल्ली चलो के नारे के साथ आजाद हिंद फौज का हिंदुस्तान की धरती पे आगमन हुआ। 22 सितंबर 1946 को शहीद दिवस मनाते हुए सुभाष चंद्र बोस ने अपने सैनिकों से मार्मिक शब्दों में कहा, हमारी मातृभूमि स्वतंत्रता की खोज में है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह स्वतंत्रता की देवी की मांग है। फरवरी से लेकर जून 1946 ईस्वी के मध्य तक आजाद हिंद फौज के 3 ब्रिगेड रहे। महात्मा गांधी ब्रिगेड, अबुल कलाम आजाद ब्रिगेड, जवाहरलाल नेहरू ब्रिगेड तथा सुभाष चंद्र बोस ब्रिगेड। ये तीनों ब्रिगेड ने जापानियों के साथ मिलकर भारत की पूर्वी सीमा एवं बर्मा से युद्ध लड़ा, किंतु दुर्भाग्यवश द्वितीय विश्व युद्ध का पासा पलट गया। जर्मनी ने हार मान ली और जापान को भी घुटने टेकने पड़े। ऐसे में नेताजी को टोक्यो की ओर पलायन करना पड़ा और कहते हैं कि हवाई दुर्घटना में उनका निधन हो गया, किंतु इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं हो सकी। आजाद हिंद फौज के सैनिकों एवं अधिकारियों को अंग्रेजों ने 1945 ईस्वी में गिरफ्तार कर लिया और उनका सैनिक अभियान असफल हो गया, किंतु इस असफलता में भी उनकी जीत छिपी थी। आजाद हिंद फौज के गिरफ्तार सैनिकों एवं अधिकारियों पर अंग्रेज सरकार ने दिल्ली के लाल किला में नवंबर 1945 ईस्वी को झूठा मुकदमा चलाया और फौज के मुख्य सेनानी कर्नल सहगल, कर्नल डिल्लो एवं मेजर शहबाज खान पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया। इनके पक्ष में सर तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, भूला भाई देसाई और के.एन. काटजू ने दलीलें दी, लेकिन फिर भी इन तीनों की फांसी की सजा सुनाई गई। इस निर्णय के खिलाफ पूरे देश में कड़ी प्रतिक्रिया हुई और अपने दिल में जल रहे मसालों को हाथों में थाम कर उन्होंने इसका विरोध किया। नारे लगाए गए, लाल किले को तोड़ दो, आजाद हिंद फौज छोड़ दो। विवश होकर तत्कालीन वायसरॉय लॉर्ड वेवन ने अपने विशेषाधिकारी का प्रयोग कर इनके मृत्यु दंड की सजा को माफ कर दिया। सुभाष चंद्र बोस उग्र राष्ट्रवादी थे। उनके मन में फांसीवाद के अधिनायकों को सबल तरीकों के प्रति भावनात्मक झुकाव भी था और वे भारत को शीघ्र स्वतंत्र दिलाना हेतु हिंसात्मक उपायों में भी आस्था रखते थे। इसलिए उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया था। यद्यपि आजाद हिंद फौज के सेनानियों की संख्या के बारे में थोड़े बहुत मतभेद रहे हैं। बताया जाता है कि आजाद हिंद फौज के बनने में जापान ने बहुत सहयोग किया। आजाद हिंद फौज में करीब 85,000 सैनिक शामिल थे। इसमें एक महिला यूनिट भी हुआ करती थी। दोस्तों, आजादी की लड़ाई में इंडियन नेशनल आर्मी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भारतीय जवानों की शौर्य गाथा इतिहास के पन्नों में दर्ज है। खून पसीना बहाकर हमें आजादी मिली है। एक एक जवान का आभार है हम सब पे। रेस्पेक्ट टू एवरी इंडियन नेशनल आर्मी। अपने इतिहास के पन्नों को जरा जानने की कोशिश करें। हमारे जवानों के इस देश के प्रति योगदान के बारे में पढ़ें। आपका सर्व गर्व से ऊंचा हो जाएगा।
तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो का अंत करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और यदि आप इस तरह की इंफॉर्मेशन लेना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।